हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का माय मैथ क्लासेस में स्वागत है। आप सभी के बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। अभी तक हमने जितने भी सेशन किए हैं उन सेशन में आपके बहुविकल्पी रहे और ये एक ऐसा सेशन है जिसमें आपके बहुविकल्पी एक भी नहीं मिलेंगे। सब बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो ज्यादातर 4 नंबर या 6 नंबर में आपको देखने को मिलते हैं। आप इन सेशन के साथ जुड़िएगा और सवालों को देखिएगा। अगर कोई सवाल अगर आपको नहीं आते हैं उन सवालों को कोशिश करिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले जो आपका मैथ का पेपर है उससे पहले आप अच्छे से तैयारी कर सकें और पेपर में बहुत अच्छे से सवाल को हल करके आए। आपका समय बर्बाद न करते हुए चलिए हम लोग सेशन के साथ जुड़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप भी सवाल लगाइएगा और देखिएगा कि हम सवाल लगा पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं लगा पाते हैं तो फिर आप देखिएगा कि हम लोग कैसे हल करें। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या दिया है कि दो बिंदु दिए हैं, हम यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे और ये रेखा हमारे पास है दो बिंदुओं के साथ, जिसमें a हम मान सकते हैं कि a हमारे पास x, 5 में दी है और जो b है वो हमारे पास 2, -3 में दी है। अच्छा, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? इनके बीच की दूरी 17 मात्रक दी है। अब मात्रक देने का मतलब यहाँ पर मीटर नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पर मात्रक लिखा तो आप मात्रक भी लिखो। ठीक है, क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमारे पास होती है, यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं x1, y1 और ये हो सकता है x2, ये क्या है y2। तो क्या होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो AB बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं √x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। अब दूरी कितनी दी है? 17, तो यहाँ 17 लिख देंगे। √x2 हमारे पास कितना दिया है? 2 -x1 हमारे पास कितना दिया? x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हमारे पास? -3 माइनस y1 कितना दिया है? -5 का होल स्क्वायर 17। या फिर हम इनको अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x का मान तभी निकाल सकता जब यहां से आप करोड़े घटाओगे। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर जब आप उनका वर्ग करोगे तो हो जाएगा 17 का वर्ग बराबर कड़ी 2 - x का होल वर्ग प्लस इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको होगा -8 का वर्ग। इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग दोनों पक्षों कर रहे हैं तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों करेंगे। 17 का वर्ग कितना होता है? तो 17 का वर्ग होता है 289 बराबर जब आप वर्ग करोगे तो केवल आपकी कड़ी घटेगी, तो 2 - x का होल वर्ग प्लस इसका 8 का वर्ग करोगे तो -8 का वर्ग कितना होता है? प्लस का 64। अब इसका होल वर्ग आप खोल दीजिएगा तो क्या देगा? 289, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 2 का वर्ग यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2 गुणे a गुणे b। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको इससे घटाओगे, 9 में से 4 जाएंगे 5, 8 में से 6 गए 2 और ये 2 बराबर 2 का वर्ग 4 प्लस का x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x। अब इनको हल कर लीजिएगा, ये 4 प्लस का इधर जाओगे कैसे हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 4x। अब इसको इससे घटा दीजिएगा तो हो जाएगा हमारे पास 221 बराबर x स्क्वायर माइनस का 4x। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 4x और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 221 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, एक दो घात समीकरण आपका बन गया है जिसमें से आपको 221 के खंड करना है। 221 कैसे खंड करेंगे? घटाने पर आपको क्या कितना प्राप्त होना चाहिए? 4। चलिए हम 221 के खंड करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आपको इसको बाद में देखना है तो आप इसको वीडियो उस करके देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम इसको हल करते हैं। क्या करना है, x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 221 बराबर 0। अब 221 का खंड करेंगे तो 221 का आप खंड करेंगे, किससे कटेगी? अब ये 2 2 4 5 3 से तो कटेगा नहीं, इसको काटिए, किससे कटेंगे? अगर इनको काटेंगे तो किससे कर सकते हैं? 17 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, इसको आप कटेगा 37 से। 37 अगर हम 37 से काटेंगे, पहले 19 से काटो, 19 से करना 19 से भी नहीं कटेगा। अगर हम इसको 31 से भी काटेंगे या फिर आप यहां ऐसे कर सकते हो, इसके खंड अगर हम बनाएंगे तो कौन कौन से हो सकते हैं? 17 से काटेंगे, 17 का नाम 17
और कितना बचा 5 17 थी 51 और फिर ये 13 से काटेंगे 13 करना 13 तो आप इनके खंड करना ठीक है 17 से 13 आप घटाओगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा तो 17 से 13 आप घटाइए कितना आएगा आपका 4 माइनस का 221 बराबर 0 हो गया तो x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस माइनस गुणा करो माइनस माइनस गुणा करोगे प्लस 13x माइनस का 221 बराबर क्या देंगे 0 ये खंड और ये खंड इनमें कॉमन लीजिए इसमें कॉमन क्या मिला x तो x माइनस 17 बचेगा प्लस इसमें कॉमन क्या मिला 13 तो क्या बचेगा x माइनस 17 बराबर क्या देंगे 0 इन दोनों में कॉमन जो है x माइनस 17 है इसको बाहर कर लेंगे और x प्लस 13 है इसको हम बाहर कर लेंगे x माइनस 17 को आप 0 के बराबर रखोगे तो किसके बराबर आ जाएगा 0 के तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 17 यानी x बराबर हमारे पास 17 आ जाएगा और एक x का मान आ जाएगा x प्लस 13 किसके बराबर 0 के तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 13 तो एक मान आपका आएगा 17 और एक मान आएगा आपका माइनस का 13 ये आपका आंसर हो जाएगा तो अगर आप यहाँ पर आप निर्देशांक लिखोगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः निर्देशांक अगर आपसे पूछता है लेकिन निर्देशांक नहीं पूछा था सीधे सीधे आपका x का मान पूछा था तो यहाँ अगर निर्देशांक पूछता है तो निर्देशांक दो तरीके के होंगे एक होगा 17 का 5 हो जाएगा यानी यहाँ x की जगह पर 17 रखोगे तो 17 का 5 होगा या हम ये कह सकते हैं एक हो सकता है माइनस 13 का 5 ठीक है ये आपका सवाल इस तरह से बस ज्यादा से ज्यादा आपको क्या हो सकते हैं यहाँ पर आपके नंबर चेंज हो सकते हैं संख्याएं चेंज हो सकती हैं उन चीजों को आपको ध्यान देना ठीक है लेकिन यहाँ पर आप विशेष कर ध्यान देना इनके जो गुणा है या चिन्ह है या आप ये कह सकते हो कि इनको हम दो घात समीकरण के रूप में जो बन गए हैं इनमें ना गलत करें ठीक है नहीं बाकी आप इनको सही से कर लीजिएगा अब हम चलते हैं अगले प्रश्न अगला प्रश्न हमारा क्या है कर रखा है यदि बिंदु a,4 और a माइनस a,-2 और -3,16 समरेख है समरेख वाले सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं इसमें से कहता है कि a का मान दो यहाँ पर a का मान पूछ सकता है या फिर कोई और अचर राशि दे सकता है p का मान पूछ सकता है या फिर x का मान पूछ सकता है चलिए देखते हैं समरेख वाले हैं आपको समरेख के बारे में पता होगा कि एक ऐसे बिंदु दो या दो से अधिक जो एक ही रेखा पर उपस्थित हो तो उन्हें क्या कहते हैं समरेख बिंदु अब इनको अगर एक रेखा में उपस्थित करना है तो इनको हम समरेख बिंदु के रूप में समझ सकते हैं अब ये हम मान लेते हैं a है ये बिंदु हमारे पास b है और ये बिंदु हमारे पास c है अब a बिंदु के निर्देशांक a,4 है और b बिंदु के निर्देशांक 1,-2 है और c बिंदु के निर्देशांक 3,16 है ठीक है अब अगर आपको समरेख में हल करना है तो समरेख की एक कंडीशन ऐसे भी होती है कि ये दोनों के बीच की दूरी और ये दोनों के बीच की दूरी और ये a और c इनके बीच की दूरी दोनों के योग के बराबर आना चाहिए लेकिन उसमें हमारा क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा तो ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे तीन बिंदु लेकर करेंगे जिसमें आप जानते हैं x1 y1 x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3 ठीक है अब हम चलते हैं यहाँ पर क्या करेंगे यदि समरेख बिंदु हो तो समरेख बिंदु की कंडीशन में आप देखिए जो आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा हो ठीक है कैसे होते हैं तो 0 बराबर क्या हो जाएगा x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 ठीक है आप इसको याद रखिएगा अगर समरेख वाले सवाल आते हैं तो आप ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे संबंधित एक त्रिभुज वाला पूछ लेता है तो त्रिभुज वाला भी यही है बस अंतर ये होता है कि यहाँ 1/2 लगा रहता है बस ठीक है हमने यहाँ 1/2 हटा दिया इसलिए क्योंकि 1/2 का अगर गुणा कराएंगे 0 के साथ तो वो 0 ही रहेगा आइए इनके मान हम रखते हैं 0 बराबर x1 कितना हमारे पास 1 है y2 कितना हमारे पास y2 माइनस का 2 है और माइनस y3 कितना हमारे पास 16 प्लस x2 हमारे पास a दिया है y3 हमारे पास 16 दिया है माइनस y1 हमारे पास कितना दिया 4 प्लस x3 हमारे पास माइनस का 3 दिया है और y1 हमारे पास कितना दिया 4 है और y2 हमारे पास कितना दिया माइनस का 2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे 0 बराबर a इसका जब आप आपस में जोड़ोगे तो माइनस 18 हो जाएगा प्लस a इनको आप आपस में घटाओगे तो 12 बचेगा प्लस माइनस का 3 और इनको आपस में आप जोड़ोगे तो 4 2 कितने हो जाएंगे 6 0 बराबर माइनस 18 का 1 गुणा करोगे 18 आ जाएगा प्लस 12 का 1 गुणा करोगे 12 ये हो जाएगा इसका इसमें गुणा करोगे माइनस 36 18 हो जाएगा अब अगर हम ये देखें कि 18 भी माइनस ये भी माइनस तो 18 18 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 36 प्लस का 12 ये माइनस का 36 है इधर जाओगे आप प्लस का हो जाएगा 36 बराबर 12 हमें एक ही वैल्यू निकालनी थी 36 बटे 12 बराबर किसको हो जाएगा ए से 12 से आप कटोगे बांटते हैं कितना हो जाएगा 36 तो एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास ये हमारे पास आंसर हो तो अगर ऐसे सवाल आते हैं समरेख वाले तो समरेख वाले आप ज्यादातर ये करिएगा नहीं आपको एक फार्मूला और है उसको आप ये कर सकते हो
कि हम ये कह सकते हैं कि पहले हम AC के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी A से C, AC के बीच की दूरी, फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे AB और प्लस फिर आप क्या निकालोगे BC। तो इसमें आपको फिर देखना है कि दोनों बीच बराबर आना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर आप इनका वर्क करोगे तो फिर भी करने नहीं आते, फिर पुनः वर्क करोगे तब जाकर के सवाल आएगा। तो इससे अच्छा है कि हमारे पास ये प्रोसेस सही है, इससे आप इनको हल कर सकते हैं। तो अगर आपको इन सवालों में दिक्कत है तो आप इनको ज्यादातर लगाइएगा, ठीक है। ज्यादातर संभावना यही होगी कि संदेश में अगर पूछेगा तो कुछ ऐसे सवाल ही आपसे पूछेगा। चलिए हम शुरू करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न अब हमारा एक त्रिकोणमिति से, आप लोगों को त्रिकोणमिति से काफी डर लगता है, तो कोशिश ये करिएगा कि इन सवालों को आप जब सिद्ध करिएगा ना तो फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तो हमारे हिसाब से आपको डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको डर तभी लगेगा जब आप इन सवालों को सही से समझेंगे। देखिए समझते हैं एक बार फिर से। देखिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है, आप लोग साथ में हल करिएगा और देखिएगा कि आप लगा पाते कि नहीं। देखिए यहाँ आपको सिर्फ ये करना है कि 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर आपको क्या लाना है 2 सेक थीटा। चलिए देखिए 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा क्या करेंगे बराबर आपको क्या दिया है 2 सेक थीटा। कैसे पेपर में हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा और प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को हम तिर्यक गुणा करा देंगे, जैसे आप भिन्नों का जोड़ करते हैं वैसे आप उनको भी करिएगा। देखिए क्या करेंगे, इस 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा के साथ गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा आपस में इनका गुणा हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा का cos थीटा के साथ गुणा करेंगे तो cos थीटा इनटू cos थीटा हो जाएंगे, बटे आपस में इनका हम गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा cos थीटा और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब हम इनका आपस में गुणा करा देते हैं, क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए जब इनका आप आपस में गुणा कराओगे तो 1 प्लस का साइन थीटा और प्लस साइन थीटा के इसमें गुणा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा और प्लस साइन थीटा का साइन थीटा के साथ गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये आपस में हो जाएंगे cos स्क्वायर थीटा, बटे हमारे पास क्या बचेगा cos थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर कुछ आपको सोचना ही नहीं है, यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस cos थीटा, वी नो डैट हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे 1। हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन थीटा कितने हो जाएंगे 2 साइन थीटा और इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे 1 और बटे हमारे पास क्या लिखा हुआ है cos थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा। आप जिस फार्मूले का यूज करें उसको आप यहाँ पर लिख दें कि हाँ हमने इस फार्मूले से इसका बदलाव किया है, ताकि जो भी आपको कॉपी में आप जो भी लिखे उसको आप सही स्पष्ट रूप में लिखें, ताकि हमने यहाँ पर इन प्रश्नों में ये बदलाव देखें, ठीक है। तो यहाँ पर एक में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2 साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर नीचे है cos थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए ऊपर आपको कॉमन क्या मिला, तो ऊपर हमारे पास 2 कॉमन मिला, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, 2 से 2 हट जाएंगे और क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा नीचे क्या है आपका cos थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको आप 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा काट दीजिएगा, क्या बचेगा 2 बटे cos थीटा। अब आप ये जानते हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिखें 2 गुणे 1 अपॉन cos थीटा, तो 2 गुणे 1 अपॉन cos थीटा क्या कह सकते हैं sec थीटा, किसका अपोजिट है sec थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आप लोग इनको प्रैक्टिस करिएगा, ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, ज्यादातर यही इसी तरह के आसान सवाल आ जाते हैं, तो आप इनको छोड़ाएंगे तो 4 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिए। चौथे नंबर में आप इनको देखकर जरूर चलिएगा। चौथे नंबर में क्या है, अब ये एक समांतर क्षेत्र से संबंधित है, इसमें हम परिभाषा वाले सवाल आ जाते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं आते। देखिए क्या कह रहा है एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे यहाँ क्या लिखा है दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दे रखे, यानी यहाँ पर आपको पद दे रखा है और पद के माध्यम से आपको 51 पद निकालना। अब आप 51 पद तभी निकाल सकते हैं उनका योग जब आप ये कह सकते हो कि हमको यहाँ पर ए पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए डी। जब तक आपको पहला पद और सार्वत्रिक नहीं पता है जब तक आप 51 पद नहीं निकाल सकते, 51 पदों के ऊपर। तो चलिए देखते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पर। देखिए हमारे यहाँ पर क्या दिया है दूसरा पद और तीसरा पद। अब आप जानते हो कि दूसरे पद को हम T2 कहते हैं, कुछ लोग A2 लिखते हैं, कुछ लोग T2 लिखते हैं। अब वो आपकी लिखने के अनुसार आप T2 लिखिए या फिर A2 लिखिए।
तो यहाँ पर हमारे पास T2 कितना दिया है, 14 दिया है, तो हम यहाँ 14 लिखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास T3 कितना दिया है, तो T3 हमारे पास 18 दिया है। अब अच्छा T2 को आप क्या लिख सकते हो, तो T2 को हम लिख सकते हैं पदों के अनुसार, हम ये कह सकते हैं कि A प्लस D, ठीक है। अब T2 दिया कितना था, 14, तो 14 किसके बराबर है, A प्लस D के। तो ये तो हमारे पास समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक है। अब अगर हम T3 की बात करते हैं तो T3 हमारे पास क्या दिया है, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D यानी ये कितना है, 18 बराबर क्या है, A प्लस 2D। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को क्या कर दें, घटा दें, जिससे आपको A और D की वैल्यू निकल आए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करने पर, 2 से घटाने पर। आप जब घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 बराबर A प्लस D, ये है आपका समीकरण फर्स्ट। और ये 18 बराबर A प्लस 2D, ये है समीकरण आपका सेकंड। आप घटा रहे हो तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये से ए कट गया, 14 से 18 घटाओगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या माइनस है इसलिए। d से 2d घटाओगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1d, माइनस से माइनस कर देंगे तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 4। अब हम चलते हैं इस d का मान किसमें रखते हैं, समीकरण 1 में। अब आप चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, d का मान समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 हमारा क्या था, 14 बराबर A प्लस D। अब D कितना है आपका, तो 14 बराबर A प्लस D हमारे पास 4 है, ये 4 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा A, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10। अब जब A की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, हमसे पूछा क्या, 51 पद। 51 पदों का योगफल, तो हम क्या कहते हैं, Sn बराबर सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस n-1 इंटू B। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखा होगा कि इन पदों का योगफल क्या होता है। एक और फार्मूला होता है जिसमें पहला पद और अंतिम पद का योग होता है, ठीक है। आइए यहाँ पर हमारे पास कितने पद हैं, 51 पद। तो यहाँ S51 बराबर 51/2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे A की जगह पर हम 10 रखेंगे, प्लस n की जगह पर 51 माइनस 1 इंटू D का मान हमने कितना निकाला, 4, तो हम 4 रखेंगे। देखिए क्या है, 51/2 ब्रैकेट के अंदर 10 गुना 20 प्लस इसको आप घटाओगे तो 50 गुणे 4 कितना आएगा, तो आप इसको हल करिएगा। 51/2 ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस 50 का 4 में गुणा करो कितना हो जाएगा, 50 को 200, कितना होगा, 50 को 200। इन दोनों को जोड़ डालो, 51/2 गुणे 220, काटिए इनको, 2 × 9 2, 2 × 9 2, 200 में से 11 × 9 11, 11 × 55 में एक जोड़ोगे 56, आगे 0, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें आपको पूछ सकता है। यहाँ पर अगर 51 पद बन गया तो कह दिया कि 51 पद ज्ञात करो, यानी 51 पद का योग ना पूछा तो 51 पद का ज्ञात करो, तो आपको 51 पद ज्ञात करना पड़ जाएगा कि कौन से 51 पद हो सकता है, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आते हैं। ये प्रमेय वृत्तों से संबंधित कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाइयां बराबर होती है। आइए इनको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वृत्त बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमने वृत्त बनाया, ये वृत्त का आपका केंद्र है, इस केंद्र को हमने क्या माना, O, ठीक है। और यहाँ पर हमने बाह्य बिंदु मानी, और ये बाह्य बिंदु से कोई ये इनको स्पर्श भी हमें कराना है, ठीक है। ये हमारे बाह्य बिंदु P है, और ये बिंदु A है, और ये बिंदु B। अब ये दोनों बिंदु कैसे हैं, स्पर्श बिंदु, इसको हमने O से मिलाया, ये O से इसको हमने मिलाया, ये हमारे पास O बिंदु। हमसे पूछा कि स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती है। ये चीज आप सिद्ध करिए। देखिए सिद्ध करते हैं। हमारे प्रश्न में दिया क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है वृत्त का केंद्र O है तथा दो स्पर्श बिंदु A तथा B, और बाह्य बिंदु P, जिसको A तथा B से मिलाया, A तथा B
बी से मिलाए, ठीक है। अच्छा सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध ये करना है आपको, क्या सिद्ध करना है, ए पी किसके बराबर है, बीपी, यानी ये वाली ए पी किसके बराबर होनी चाहिए, बीपी के बराबर होनी चाहिए। अच्छा इसको हल कैसे करेंगे, तो इसमें हमें एक रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करेंगे, ओ को किससे मिला देंगे, ओ को पी से मिला देंगे। यहाँ पर आप डैश डैश करके ओ को पी से मिला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे रचना में, रचना हमने अलग से किया है, क्या किया है, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र ओ को बाह बिंदु, ओ को बाह बिंदु पी से मिलाया, ठीक है। जब आप पी से मिला दोगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बने, आइए इनको हल करते हैं। यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, पहला त्रिभुज ओ ए पी ओ बी पी, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। स्पर्श बिंदु पर बना कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो हमारे पास जो दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज है हमारे पास ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी, ओ बी पी। अगर किसी त्रिभुज को सर्वांशन दिखाना है तो आप उनकी तीन भुजाएं बराबर दिखा सकते हो, या फिर आप उनके तीन कोण बराबर दिखा सकते हैं, या फिर आप दो भुजा एक कोण दिखा सकते हैं, तभी वो सर्वांशन हो सकती है। देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम भुजा दिखाने की कोशिश करते हैं। भुजा क्या हमारे पास है, OA और OB आपस में क्या है, बराबर है। OA बराबर क्या है, OB है। ये है क्या, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है। तो पहले तो हमने भुजा सिद्ध कर दी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कोण OAP, कोण OAP किसके बराबर है, OBP के, कोण OBP के बराबर। ये कैसे है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारे हो गए समकोण त्रिभुज, समकोण है, क्या है ये, समकोण, ठीक। इसलिए अब आप क्या दिखाओगे, तो हम ये कह सकते हैं कि OP स्वयं में क्या है, आपके उभयनिष्ठ है। तो हमने एक OP दिखा दी, स्वयं में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस आधार पर हमें बोले कि इसलिए त्रिभुज OAP बराबर है सर्वांशन त्रिभुज किसके, OBP के। किस आधार पर आपने इसमें किया, RHS का प्रयोग किया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर आप चूंकि लिख लीजिए, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब इसके सम्मुख कोण की भुजा के सामने ये वाली भुजा बराबर है, तो इस कोण के सामने की भुजा ये है और इस कोण के सामने भुजा ये, जब ये आपस में कोण बराबर है तो इनके सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि AP किसके बराबर होगी, BP के बराबर होगी, ठीक है। ये आपका प्रश्न सिद्ध हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित है, जिसमें कह रहा है कि एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर एक मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश 60 अंश दिए हैं, तो झंडे की लंबाई क्या है। देखिए हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी एक मीनार है, ठीक है। और इस मीनार की जो ऊंचाई है उसको हम क्या मान लेते हैं, H, क्या मान लेते हैं, H। और इसका नामकरण कर देते हैं, ये हमारे A है और B। तो इस मीनार के ऊपर, अब मीनार के ऊपर, तो मीनार के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का झंडा लगा, ठीक है। ये एक प्रकार का झंडा लगा, ये, ठीक, ये प्रकार का झंडा है। अब हम ये झंडे को हम ये मान सकते हैं कि ये x दूरी पर है, ठीक है। इस झंडे की जो दूरी है वो आप क्या मान सकते हैं, x दूरी पर, तो हमने x मान लिया, ठीक है। अगर हम इसको c मान लें और कुल दूरी हमारे पास, कुल ऊंचाई हो जाएगी h प्लस x, कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी, h प्लस x हो जाएगी। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, ये मीनार का आधार हो गया, ये 10 मीटर की दूरी पर, ये हमने इसको 10 मीटर की दूरी माना, ठीक है। के आधार से दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर को, सबसे पहले मीनार का कोण है, फिर इसके बाद आपको झंडे का कोण है, ठीक है। तो मीनार और झंडे का कोण ध्यान से देखिएगा, ये है मीनार का और ये है झंडे का, ठीक है। तो ये मीनार के शिखर, मीनार का सबसे पहले कोण कौन है, 45 अंश। तो मीनार का 45 अंश बनाना है,
फिर ये झंडे का जो कोण है वो झंडे का कितना कोण है हमारे पास 60 अंश, ठीक है, ये आपको बनाना है। तो झंडे की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया है, दिया क्या क्या है पहले आप ये लिखिएगा, क्या दिया है, दिया ये है कि ए बी हमारे पास कितना दिया, तो ए बी हमारे पास एच और इसको हम मान लेते बी, और बी डी हमारे पास दिया है, तो बी डी हमारे पास 10 मीटर दिया है, ठीक है, और ये इसको हम कह सकते हैं AC, AC हमारे पास x है, और अगर पूरी BC की बात करते हैं, CB की बात करते हैं, तो h प्लस x, ठीक है। अब हम चलते हैं इस त्रिभुज में, तो हमारे पास त्रिभुज है ABD में, तो ABD में जब चलेंगे तो हमारे पास समकोण के ठीक सामने भुजंगण और हमें लंब दिया है, आधार दिया, तो लंब आधार किसमें होते हैं, tan में होते हैं, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब अर्थात AB बटे आधार, आधार अर्थात BD, ये तो दिया है। तो थीटा कितना दिया है, थीटा हमारे पास दिया है 45 अंश बराबर AB हमारे पास कितना दिया h और BD हमारे पास कितना दिया 10, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, h इसके बराबर आ जाएगा 10 की, तो h बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर, यानी जो हमारे पास मीनार की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर की। अब हम चलते हैं इस त्रिभुज में CBD में, तो हमारे पास जो त्रिभुज है CBD में, तो CBD में जब हल करोगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा tan, फिर से tan थीटा बराबर लंब कितना है, लंब आपका है C से B अर्थात CB है, और आधार कितना आपका BD है, ठीक है। तो tan थीटा, इस बार थीटा का प्रयोग कौन सा करेंगे 60 अंश, तो हम यहाँ लिखेंगे tan 60 अंश बराबर CB कितना है हमारे पास, CB है h प्लस x है बटे BD कितना हमारे पास, BD हमारे पास 10 है, और tan 60 की वैल्यू कितनी है, तो tan 60 का मान हमारे पास 3 होता है, h प्लस x बटे कितना हो जाएगा 10। तो आप सबसे पहले इनका तिर्यक गुणा कराओ, तिर्यक जैसे गुणा कराओगे 10 का √3 में गुणा कराओगे 10 का √3 हो जाएगा बराबर h प्लस का x, h की वैल्यू कितनी निकाले 10, तो हमें यहाँ आ जाएगा 10 √3 बराबर 10 प्लस का x, ये 10 इधर उठा के ले आएंगे कैसे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, हम कॉमन ले लेंगे यहाँ 10 कॉमन मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर नहीं है तो आप इतना ही करके आइएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ फिर आप √3 का मान रखना है, रख सकते हो, √3 का मान क्या होता है, तो यहाँ लिख लीजिएगा कि जहां √3 का मान कितना होता है 1.73, ठीक है, तो यहाँ पर रखिएगा 10 ब्रैकेट के अंदर 1.73 माइनस का 1 बराबर x, तो यहाँ से हम घटाएंगे कितना आएगा 0.73 बराबर x, जब आप इसका गुणा करा दोगे तो हो जाएगा 730, 2 अंक के बाद दशमलव बराबर x, तो x बराबर आ जाएगा 7.3 मीटर, ठीक है। हमसे किसका पूछा था लंबाई, हमसे पूछा था झंडे की लंबाई ज्ञात कर, तो झंडे यानी x का मान पूछा था, तो x का मान कितना हो जाएगा 7.3 मीटर, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न हमारा पृष्ठीय क्षेत्र से संबंधित है। देखिए क्या कर रहा है, एक लकड़ी के बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकाल कर एक वस्तु बनाई जाती है या बनाई गई है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये सवाल होते बहुत आसान है, लेकिन ये सवाल सब आधारित है आपके फार्मूले पर, अगर आपको फार्मूले याद है तभी इन सवालों को आप कर सकते हो, नहीं तो अन्यथा आप फार्मूले के आधार पर नहीं कर सकते। देखिए हमें यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, बेलन, तो हमने यहाँ बेलन बनाया, बेलन बनाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक अर्धगोला इसके ऊपर सिरे पर ना, कहाँ है, प्रत्येक ऊपरी सिरे पर, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर आप एक अर्धगोला बनाइएगा, तो यहाँ पर एक अर्धगोला है ऊपरी सिरे पर, ये अर्धगोला हो जाएगा, और इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी ये जो हो जाएगी इसकी त्रिज्या, जो बेलन की त्रिज्या होगी वही इसकी भी त्रिज्या होगी, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसकी भी त्रिज्या वही होगी 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो बेलन की दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, यानी h कितने दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या कितनी दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो गोले की भी त्रिज्या ही होगी, बिल्कुल होगी, गोला
अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो अर्धगोले की त्रिज्या यानी r बराबर भी यही होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालते हैं, आपको निकालना है क्या, संपूर्ण पृष्ठ। तो आप इनको वक्र पृष्ठ निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h। क्या हो जाएगा, 2 गुणे पाई की वैल्यू रखो 22/7 और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 3.5 गुणे h की वैल्यू 10। यहाँ दशमलव टॉप यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 10 से 10 कट जाएंगे, 7 से काटोगे 7 × 35 कितना आ जाएगा, 5 × 10 10 का 22 गुणा करोगे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको अब लिखना है अर्धगोले का। क्या लिखिएगा, अर्धगोले का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 3.5 गुणे 3.5। हल करो, दशमलव उठाओ यहाँ 0 बढ़ जाएगा, यहाँ दशमलव उठाओ यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 7 से काटोगे 7 × 35, 5 से काटोगे 5 × 10, 2 से 2 कट जाएंगे, फिर 5 से काटोगे 5 से 35, 5 × 10, 2 से काटोगे कितने बार जाएंगे 11 बार। तो 11 का 7 में गुणा करो, 11 × 7 = 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, आप इसको लिखना है तो लिख सकते हो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें दो आकृति होंगी, कौन कौन सी हैं, एक है हमारे पास बेलन और एक हमारे पास अर्धगोला। तो यहाँ आप लिखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब इनकी मान रखिएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ आपने कितना निकाला, 220 निकाला, तो हमने 220 रखा। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने इसका कितना निकाला, इसमें तो कुछ बचा नहीं ना, हाँ क्या है हमारे पास 77, इन दोनों को जोड़ डालो कितना आएगा 7, 7 तो 9 और ये जगह 2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इनको आप सही से एक बार लगा के जाइएगा और इसके बाद अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ मिलता तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, अगर यहाँ पर संपूर्ण गोला होता तो संपूर्ण गोले का हो जाता 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकालेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, ये प्रश्न आपको x और y की मान निकालने के लिए ऐसे समीकरण आते हैं, ज्यादातर ग्लोबल में प्रतिस्थापन वाले आ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए इनको कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इन समीकरण को सही से बनाएंगे। 3 का 3 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9x, 2 का इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 2 पंचे 10y बटे आपस में इनका गुणा करोगे 3 गुना 6 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का, तो इसके नीचे खा मान इनका इधर गुणा करोगे तो 9x माइनस का 10y बराबर 6 गुना 12। ये समीकरण क्या बन जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह इसका भी गुणा कराओ, 2 का 2 में गुणा कराओगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 3 का इसमें गुणा कराओगे कितना आ जाएगा 3y और बटे कितना आ जाएगा नीचे 6 बराबर इधर 13/6। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा तो आ जाएगा 2x प्लस का 3y और बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 13। समीकरण क्या बन जाएगा 2। अब हमें क्या निकालना x और y की वैल्यू। अब x और y का मान निकालेंगे तब जब इनके गुणांक बराबर होंगे, या पहले इनके आप गुणांक बराबर करो अगर विलोपन विधि से हम कर रहे हो। तो चलिए हम यहाँ पर x के में 2 का गुणा कर दे रहे हैं और इस x के गुणांक का हम इसमें 9 का गुणा करते हैं। 2 का इसमें गुणा करेंगे, दोनों ही 18 हो जाएगा, 18x हो गया प्लस सॉरी माइनस यहाँ पर है 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 20y हो जाएगा, 2 का 12 में गुणा करेंगे माइनस का 24 होगा। ये समीकरण हमारे पास फर्स्ट है। 9 का 2 में गुणा करेंगे 9 गुना 18x हो जाएगा प्लस 9 का 3 में गुणा करेंगे 9 3 27y हो जाएगा बराबर 13 का 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा 13 9 या 117। ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करने पर घटाने पर। आप कहते हैं कैसे घटाएंगे, क्योंकि इसके दोनों चीज समान है इसलिए हम घटाएंगे, अगर विपरीत होती है तो जोड़ते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, ये से कर देंगे दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे तो 20 और 47 कितना वो 20 और 27 कितना देंगे 47 हो जाएंगे, 47 और माइनस के बराबर ये भी दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे, 7 4 11 2 1 3 1 4 और ये 1 माइनस का ये माइनस माइनस कर देंगे, y बराबर हमारे पास आ जाएगा 141 बटे 47, 47 से काटोगे तो 3 बार जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 3। अब जब y का मान 3 आ ही गया है तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 से
यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या हमारे पास है, समीकरण 1 हमारे पास है 9x माइनस का 10y और बराबर हमारे पास माइनस का 12। y की वैल्यू 3 रखना है तो 9x माइनस का 10 गुणे 3 बराबर माइनस का 12। तो 9x माइनस का 30 बराबर माइनस का 12। ये माइनस को बजाय कैसे हो जाएगा प्लस से, तो माइनस का 12 प्लस का 30, 30 से 12 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 18/9, काट लीजिएगा x बराबर कितने आ जाएंगे 2। यही हमारे आंसर होंगे। तो इन सवालों को आपको ऐसे करना है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न हमारे हैं, कह रहा है एक बगीचे का परिमाप दिया हुआ है 120 मीटर और कह रखा है कि क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए और लंबाई चौड़ाई से क्या है दोगुनी। चलिए देखते हैं, हमें यहाँ प्रश्न दिया है एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर है, क्षेत्रफल 800 मीटर है, उसकी चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आयत है, ये ऐसे आयत बना करके दे रखा है, ठीक है। अब इस आयत का हम नामकरण कर दे रहे हैं ABCD। अब आप यहां पर लिखोगे क्या कि चौड़ाई से दोगुनी है लंबाई, है ना। तो यहां क्या लिखोगे माना चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं x, तो हमने चौड़ाई x मान लिया। तो लंबाई क्या आ जाएगी, तो हमने लंबाई निकाल लेना है। लंबाई क्या आ जाएगी, तो लंबाई आ जाएगी दोगुनी है तो 2x हो जाएगी, ये आगे 2x। ठीक, यहाँ पर ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी कि आपको यहाँ पर अलग अलग मान लेते तब भी सही था, क्योंकि फिर ये कंडीशन ना दी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन दे रखी तो बहुत आसान हो जाता, परिमाप से ही आंसर आ जाना, ठीक है। अब हमारे पास आयत का परिमाप दिया हुआ है। आयत का परिमाप क्या है, आयत का परिमाप क्या दिया है, आयत का परिमाप 120 मीटर दिया, ठीक है। होता क्या आयत का परिमाप, दो ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है, बराबर कितना 120। दो ब्रैकेट के अंदर लंबाई कितनी है हमारे पास 2x है, चौड़ाई कितनी है x है, बराबर 120। आपस में इनका गुणा करा लो, 2 3x हो जाएंगे बराबर 120, 3 गुना 6x हो जाएंगे बराबर 120। 6 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा 20 बार, तो x बराबर कितना आ गया 20। अब जब x बराबर 20 आ ही गया है तो चौड़ाई कितनी हो जानी है, तो चौड़ाई हमारे पास हो जानी है 20 मीटर, ठीक है। लंबाई कितनी हो जानी है, तो लंबाई हमारे पास हो जानी है 2x, अर्थात 2 का 20 में गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा 40 मीटर। अगर 40 का 20 में गुणा करोगे तो 800 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जिनको देखने में बहुत लगता है कठिन है, लेकिन होते बहुत आसान। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास क्या कर रखा है, अगला प्रश्न ये है, देखिए पासे से संबंधित है, जिसमें आपको प्रायिकता निकालनी पड़ती है। अब अगर पासे से संबंधित है तो आपको पासा अर्थात डाइस, जिसमें आपको 6 अंक रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। आइए पहला सवाल हम हल करते हैं। कह रहा है एक आभाज्य संख्या है, तो यहां सबसे पहले लिखेंगे कि आभाज्य संख्या होने की संभावना, बताओ क्या होगी संभावना। तो आभाज्य संख्या कौन कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 5 हो सकती है, यानी 3 तरीके की संभावना हो सकती है। तो आभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, आभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या हो सकती है, तो आभाज्य संख्या होने की प्रायिकता संभावना कितनी, 3, कितने में से 6 में से, तो अर्थात कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच संख्याएं देखिए कितनी हो सकती है, 2 और 6 के बीच संख्या होने की संभावना, तो बताओ क्या हो सकती है संभावना। तो कौन कौन सी हो सकती है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, ठीक है। यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो इनकी प्रायिकता क्या होगी, तो आप प्रायिकता निकाल लीजिएगा। प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी आने की संभावना कितने तरीके से आ सकते हैं, 3 तरीके से, कितने में से 6 में से, कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये हमारा आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न हमारा घनाभ से संबंधित है, ये संभावना पूछने की हमें लगता है बहुत चांस है, ये सब सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। 8 सेंटीमीटर भुजा, यहाँ पर किसी का घन दिया रहता है यानी आयतन दिया रहेगा तो उससे आप भुजा निकालिएगा, लेकिन यहाँ पर भुजा दिया है तो बहुत आसान हो जाता है।
8 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों के सिरों को जोड़ करके एक घना बनाया जाता है। तो देखिए अगर हमारे पास एक पहले से घन है, वो भी कितने की है, 8 सेंटीमीटर की है, तो हम ये कह सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर की एक भुजा हमारे पास पहले से घन की दे रखी है। तो अगर 8 सेंटीमीटर है तो हमें सबसे पहले भुजा निकालना रहता, तो ये सबसे पहले 8 सेंटीमीटर दे ही रखा, तो हमें दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब इसी को जोड़ करके क्या बनाना है, हमें घनाभ बनाना। कितने सिरे जोड़ना, 3। तो जोड़िए, देखिए पहला एक घन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक घन। इसी के साथ एक और जोड़िएगा, ये कह सकते हैं, ये हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा, ये और ये। एक और घन जोड़िएगा इसके साथ, 3 घन जोड़ना है। और 3 घन जानते हैं आप, जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो दिए हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं। अब इन तीनों घन को हम जोड़ दिए हैं, जिसकी लंबाई बढ़ गई, पहले 8 थी, इस वाले की भी 8 थी और इस वाले की भी 8 हो गई। तो हमारी बढ़ी कौन, लंबाई। देखिए चौड़ाई नहीं हुई, तो ये कह सकते हैं कि लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर की आ गई। और जो चौड़ाई है वो कितनी की है, वो सॉरी जो लंबाई है वो 8 8 8 कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर है। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। लेकिन ऊंचाई में किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिला आपको। ठीक है, ध्यान देना। अब घनाभ बन गया, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। दो ब्रैकेट के अंदर लंबाई कितनी हमारे पास 24 गुणे चौड़ाई कितनी 8 प्लस चौड़ाई 8 है, ऊंचाई कितनी है 8 है, प्लस ऊंचाई 8 है, लंबाई कितनी है 24। गुणा कराइए, 2 8 4 32 की 2 में से लेके 3 8 9 16 3 19 प्लस 88 64 प्लस ये भी 192 आएगा। इन दोनों को जोड़ डालो, क्या हो जाएंगे, 2 4 6 6 और 2 8 9 6 15 15 और 9 कितने बनेंगे, 15 और 9 24 24 के 4 ऐसे लगे 2 1 1 2 2 2 कितने बनेंगे 4। अब इनका आपस में गुणा करा तो 2 8 16 और 2 चौको 8 1 9 और 2 चौको 8 हमारे पास ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप इससे ज्यादा आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ज्यादातर संभवतः इसी से बना करके आएंगे सवाल, तो आप इनको पढ़कर जरूर जाइएगा और देखिएगा कि हमारे सवालों में अगर कहीं कमियां हैं या फिर आप कहीं लगाने में मिस्टेक करते तो उनको आप सुधारिएगा। अभी आपके पास समय है। वीडियो को जरूर आप देख करके जाइएगा, क्योंकि नहीं देखेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन काफी बनी रहेगी। तो आपके पास समय है, अभी आपको 27 फरवरी का पेपर है, तो आप उनमें जरूर देख करके जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सके और अपनी कमियों को दूर कर सके।